24 साल की एमबीए छात्रा बबीता पांडेय अपने दो पुरुष दोस्तों के साथ उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर जाती है, जबकि घर वालों के अनुसार उसने बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। रात करीब 12 बजे वह टेंट से बाहर निकलती है और उसके बाद उसे मानो धरती निगल जाती है या आसमान खा जाता है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, ड्रोन, स्निफर डॉग और आधुनिक तकनीक की मदद से कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन इतने बड़े अभियान के बाद भी न बबीता मिलती है और न ही कोई ऐसा सुराग जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में यह बात सामने आती है कि ट्रैक में एंट्री के लिए फर्जी परमिट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जहां ट्रैकिंग के लिए गए थे वह ऐसी जगह नहीं है जहां परमिट बनवाने के लिए घंटों या कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, और न ही इसमें कोई बहुत अधिक खर्च आता है। फीस भी लगभग 50 या 100 रुपए प्रतिदिन के आसपास है। तो आखिर यहां पहचान छुपाकर एंट्री क्यों हुई? अगर बबीता पांडे सिर्फ टेंट से बाहर निकली थी तो क्या वह रात के अंधेरे में कई किलोमीटर दूर चली गई होंगी? अगर यह एक सामान्य दुर्घटना थी तो इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई सच क्यों सामने नहीं आया? क्या बबीता कहीं अपनी मर्जी से चली गई है, या उसे किसी ने मार दिया, या फिर सच में यह केवल एक दुखद दुर्घटना है? एक और दिलचस्प संयोग यह है कि 29 मई को ही उत्तराखंड के एक दूसरे ट्रैकिंग रूट पर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान भी लापता हो गए थे। दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हुई और अब तक जांच एजेंसियों ने इनके बीच किसी भी संबंध की पुष्टि नहीं की है। लेकिन एक ही दिन उत्तराखंड के दो अलग अलग ट्रैकिंग रूटों से दो लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। लेकिन ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि केवल तथ्यों की बात करेंगे, और उन्हीं तथ्यों को जोड़कर पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि 24 साल की एक लड़की बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, मानो उसे सचमुच आसमान निगल गया हो। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तरकाशी के उन घने और बर्फीले जंगलों में लापता होने वाली बबीता पांडे कोई आम लड़की नहीं थी। वे उत्तराखंड के रामनगर के चिल्किया गांव की रहने वाली एक जांबाज और मेधावी बेटी थी, जिन पर सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को भी नाज था। बबीता अपने संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी संतान और इकलौती लाडली बेटी हैं। परिवार में उनकी बुजुर्ग दादी लक्ष्मी पांडे, मां अंजू पांडे और दो छोटे भाई हर्षित और तनुज पांडे हैं। लेकिन आज से करीब 5 साल पहले इस हंसते खेलते मध्यम वर्गीय परिवार की खुशियों को ऐसी नजर लगी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हिलाकर रख दी। दरअसल बबीता के पिता गोपाल पांडे रामनगर में खेती किसानी करने के साथ साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड और स्थानीय व्यवस्था से जुड़े छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार रामनगर के पास ही है। यही वजह है कि रामनगर को इस नेशनल पार्क का प्रमुख गेटवे माना जाता है। लेकिन करीब 5 साल पहले वे एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा इतना भयावह था कि उनके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। वे पूरी तरह दिव्यांग होकर बिस्तर तक सीमित हो गए। घर का कमाने वाला मुख्य सहारा जब अचानक व्हीलचेयर और बिस्तर तक सिमट गया तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे भाई हर्षित और तनुज ने जैसे तैसे स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे काम संभालने शुरू किए, लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद 24 वर्षीय बबीता पांडे ही थीं। बबीता पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थीं। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने दिव्यांग पिता की लाठी बनेंगी, उनका सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। वे देहरादून के एक प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए की पढ़ाई कर रही थीं। लेकिन वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही थीं। अपने पिता के इलाज और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वे देहरादून में ही पार्ट टाइम नौकरी भी करती थीं। वे आत्मनिर्भर, समझदार और अपने दोनों भाइयों के लिए एक मार्गदर्शक थीं। पूरे परिवार को भरोसा था कि अब बस कुछ ही महीनों की बात है, बबीता की पढ़ाई पूरी होगी
उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर इस परिवार के बुरे दिन पीछे छूट जाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो बेटी अपने दिव्यांग पिता की लाठी बनने का सपना देख रही थी, 29 मई की उस रहस्यमयी रात ने उसी बेटी को परिवार से इस तरह दूर कर दिया कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आज वही लाचार पिता बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। अब इस घटना के बाकी दो सबसे अहम किरदारों के बारे में जान लेते हैं। ये वही दो लोग थे जो 29 मई की उस खौफनाक रात गोई बेस कैंप के टेंट में बबीता पांडे के साथ मौजूद थे। इनके नाम थे हरमनपाल और हरमनप्रीत। पुलिस जांच के अनुसार हरमनपाल उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले का रहने वाला था, जबकि हरमनप्रीत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का निवासी था। हरमनप्रीत हरमनपाल का पुराना दोस्त था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली बबीता पांडे आखिर इन दोनों के संपर्क में आई कैसे, क्योंकि बबीता के परिवार का कहना है कि ये दोनों उनके कोई पुराने पारिवारिक मित्र नहीं थे। पुलिस जांच और बबीता के करीबियों से मिली जानकारी के अनुसार इस कहानी की शुरुआत बबीता के लापता होने से करीब 2 महीने पहले, यानी मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास हुई थी। उस समय एक शादी समारोह के दौरान देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रही बबीता पांडे की पहली मुलाकात हरमनपाल से हुई थी। बबीता को पहाड़ों पर घूमना और ट्रैकिंग करना बेहद पसंद था। संयोग से हरमनपाल की भी यही रुचि थी। यही समान शौक दोनों के बीच बातचीत की वजह बना। शादी समारोह खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत लगातार बढ़ती चली गई। इसी दौरान हरमनपाल ने बबीता के सामने दयारा बुग्याल ट्रैक पर चलने का प्रस्ताव रखा और बबीता इसके लिए तैयार हो गई। लेकिन यहां एक बात बेहद अजीब थी। 25 मई 2026 को जब बबीता रामनगर स्थित अपने घर से निकली तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों से कहा था कि वे अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ पहाड़ों पर घूमने जा रही हैं। लेकिन असल में वे हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ गई थीं। घर वालों को यही लगा कि उनकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ सुरक्षित यात्रा पर जा रही है। 25 मई को घर से निकलने के बाद हरमनपाल और हरमनप्रीत ने बबीता को रास्ते से पिक किया। इसके बाद तीनों का सफर देहरादून, हर्षिल और गंगोत्री की खूबसूरत वादियों से होता हुआ 29 मई को उत्तरकाशी के रायथल गांव तक पहुंचा। रास्ते में खींची गई तस्वीरों और अलग अलग जगहों के CCTV फुटेज में तीनों सामान्य और खुश नजर आ रहे थे। कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि घर वालों से छिपाकर की गई यह ट्रिप अगले कुछ ही घंटों में एक ऐसे खौफनाक रहस्य में बदल जाएगी जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका। अब तारीख थी 29 मई 2026। बबीता, हरमनपाल और हरमनप्रीत रायथल गांव से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं और उसी शाम दयारा बुग्याल के गोई बेस कैंप पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल, हाड़ कंपा देने वाली ठंड, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब और तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। रात के करीब 11 बज रहे थे। तीनों एक ही टेंट के अंदर मौजूद थे। पुलिस हिरासत में दोनों लड़कों ने जो बयान दिया वह बेहद चौंकाने वाला था। उनके मुताबिक टेंट के अंदर मोबाइल पर म्यूजिक बजाने को लेकर बबीता और उनके बीच मामूली बहस हुई थी। उनका दावा है कि इसी बात से नाराज होकर बबीता आधी रात के समय उस कड़ाके की ठंड में बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप टेंट से बाहर निकल गईं। अब यहां एक बात पर गौर कीजिए, उस समय वहां का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। ऐसे में जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कोई समझदार और अनुभवी ट्रेकर सिर्फ गाना बजाने जैसी मामूली बात पर रात के 11 बजे घने पहाड़ी जंगलों में अकेले निकलने का इतना बड़ा जोखिम उठाएगी, और वह भी उस कड़ाके की ठंड में, साधारण कपड़ों में? यही सवाल बबीता के परिवार का भी है। उनकी मां अंजू पांडे और भाई हर्षित का कहना है कि उन्हें इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। परिवार का आरोप है कि उस रात टेंट के अंदर कुछ और हुआ था जिसे दोनों लड़के छिपा रहे हैं। लेकिन इस कहानी का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस की तकनीकी जांच के अनुसार बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन रात 1:37 पर उसी गोई क्षेत्र में दर्ज हुई थी। यानी कथित तौर पर टेंट से बाहर निकलने के करीब 2.5 घंटे बाद तक उनका मोबाइल सक्रिय था। यहीं से कई अहम सवाल खड़े होते हैं।
यदि बबीता रात करीब 11 बजे टेंट से बाहर चली गई थी, तो दोनों दोस्तों ने उसी समय या कुछ समय बाद उन्हें बुलाने या ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? गाइड या स्थानीय प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी? उन्होंने पूरी रात इंतजार क्यों किया और सुबह होने के बाद ही मदद क्यों मांगी? क्या इसकी कोई ठोस वजह थी, या फिर उस रात वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच अब तक सामने नहीं आ सका? फिलहाल पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है और उनका शक इस वक्त दोनों लड़कों के बयानों में मिले छोटे छोटे विरोधाभासों पर टिका हुआ है। शुरुआत में बबीता के फोन का न मिलना और परमिट का फर्जी होना इस शक को और मजबूत करता है कि उस रात गोई बेस कैंप में जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक या मामूली बहस नहीं थी। अब यहां से उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस और वन विभाग के 150 से अधिक जवान दयारा बुग्याल के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं। जांच टीमें इस केस में किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। जब जंगलों में कोई सुराग नहीं मिला, तो रेस्क्यू टीमों ने अपना दायरा नतिन क्षेत्र के घने जंगलों की तरफ बढ़ाया। वहां जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जंगली भालुओं के अंधेरे अड्डों और खतरनाक गुफाओं के अंदर घुसकर तलाशी ली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं बबीता किसी वन्य जीव के हमले का शिकार तो नहीं हुई। इतना ही नहीं, गोई बेस कैंप के पास मौजूद गोई झील से वाटर पंपों की मदद से हजारों लीटर पानी निकाला गया, इस उम्मीद में कि शायद बबीता का मोबाइल फोन, उनका बैग या कोई और सुराग उस पानी की गहराई में छिपा मिल जाए। आधुनिक ड्रोन्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्निफर डॉग्स की मदद से 5 किलोमीटर का पूरा इलाका खंगाला गया, लेकिन हफ्तों की इस कड़ी मशक्कत के बाद भी नतीजा शून्य ही निकला। दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में तो लिया, लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के पाबंदियों के साथ छोड़ दिया है, जिससे बबीता का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। अब बिस्तर पर लेटे दिव्यांग पिता और रोती हुई मां की आंखों में सिर्फ आंसू और सरकार से एक आखिरी गुहार बची है। परिवार का साफ कहना है कि वे स्थानीय पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का मानना है कि जब तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस केस को अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक उस फर्जी परमिट और 29 मई की उस काली रात का सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस पूरे मामले को देखने के बाद एक आम इंसान और कानून के नजरिए से कुछ ऐसे तीखे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ गाने के विवाद पर कोई लड़की आधी रात को टेंट से बाहर भाग सकती है? आप खुद सोचिए, गोई बेस कैंप का वो इलाका जहां रात 11 बजे घुप अंधेरा होता है, हार्ड कपा देने वाली ठंड होती है और चारों तरफ जंगली जानवरों का खतरा होता है। अब क्या कोई समझदार लड़की सिर्फ मोबाइल पर गाना बजाने की बहस पर अपनी जान जोखिम में डालकर टेंट से बाहर कदम रखेगी? कानूनी और मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसका संभावित जवाब यह हो सकता है कि टेंट के भीतर उस रात महज एक गाने का विवाद नहीं था। या तो दोनों दोस्तों और बबीता के बीच कोई बहुत गंभीर बहस या झगड़ा हुआ था, जिसे ये दोनों लड़के पुलिस से छिपा रहे हैं, या फिर बबीता के साथ कुछ गलत हरकत की गई जिसके बाद वो बाहर जाने पर मजबूर हुई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 2, अगर बबीता रात 11 बजे गायब हुई थी, तो उनके दोस्तों ने सुबह होने का इंतजार क्यों किया? इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। आपकी एक दोस्त आधी रात को अनजान और खतरनाक पहाड़ों में मामूली से विवाद के बाद अकेले चली जाती है। ऐसे में एक आम इंसान क्या करेगा? वो तुरंत उसके पीछे जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा। अगर वो न माने या आसपास कहीं दिखाई न दे, तो आसपास के टेंट में मौजूद लोगों को जगाएगा, लोकल गाइड को ढूंढेगा या तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन हरमनपाल और हरमनप्रीत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। आखिर क्यों? इसका एक संभावित जवाब तो यह हो सकता है कि रात के अंधेरे और भयंकर ठंड की वजह से वे खुद टेंट से बाहर निकलने में डर रहे हों। लेकिन इसका दूसरा और डरावना पहलू यह भी हो सकता है कि वे सुबह होने तक का कीमती वक्त सिर्फ इसलिए काटना चाहते थे ताकि पुलिस या रेस्क्यू टीम के आने से पहले किसी भी तरह के सबूत या सुराग को वहां से ठिकाने लगाया जा सके।
इस टाइम गैप पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइए। सवाल नंबर 3, सिर्फ 200 रुपए बचाने के लिए कोई ट्रैकिंग एजेंसी फर्जी परमिट क्यों बनाएगी? यह सवाल सबसे बड़ा है। पुलिस कह रही है कि एजेंसी ने सरकारी फीस बचाने के लिए एक्सपायर्ड परमिट पर बबीता का नाम चिपकाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई बिजनेस चलाने वाला इंसान सिर्फ 100 से 200 रुपए की बचत के लिए इतना बड़ा क्रिमिनल रिस्क लेगा कि वो सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर दे? तर्क तो यही कहता है कि इसके पीछे केवल पैसों की चोरी नहीं थी। पहला जवाब यह हो सकता है कि यह एजेंसी का एक रूटीन स्कैम था जो वे डेली लिमिट को बाईपास करने के लिए हर रोज करते थे। लेकिन दूसरा संदेहास्पद जवाब यह भी हो सकता है कि क्या बबीता के नाम को जानबूझकर डिजिटल रिकॉर्ड से गायब रखा गया था, ताकि अगर पहाड़ों पर उनके साथ कोई अनहोनी हो भी जाए तो प्रशासन को कभी पता ही न चले कि बबीता उस ट्रैक पर कभी गई भी थी। सवाल नंबर 4, मोबाइल की आखिरी लोकेशन रात 1:37 की क्यों है? अगर बबीता रात 11 बजे टेंट से निकली थी तो 2.5 घंटे बाद तक उनका फोन चालू था। अगर वो रास्ता भटक गई थी तो उन्होंने अपने परिवार को या पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? और 2.5 घंटे बाद अचानक उनका फोन बंद कैसे हो गया? हो सकता है कि उस ऊंचे पहाड़ी इलाके में नेटवर्क न होने के कारण वे किसी को कॉल न कर पाई हों और अंत में फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन तर्क यह भी कहता है कि क्या वो फोन बबीता के पास था ही नहीं? क्या 2.5 घंटे तक वो फोन किसी और के हाथ में था, जिसने 1:37 पर सबूत मिटाने के लिए उसे स्विच ऑफ कर दिया या गोई झील में फेंक दिया? ये वो 4 सवाल हैं जो बबीता पांडे केस को एक सामान्य हादसे से अलग खींचकर एक गहरी साजिश की तरफ ले जाते हैं। अब अदालत आपकी है, सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि आपके मुताबिक सच क्या है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मोड़ पर। पुलिस और रेस्क्यू टीमों को भले ही 1 महीने से कोई सुराग न मिला हो, लेकिन इस केस की कड़ियों को जोड़ने पर 4 ऐसी संभावनाएं सामने आती हैं जिनमें से कोई एक ही बबीता पांडे की गुमशुदगी का कड़वा सच हो सकती है। मैं एक एक करके चारों थ्योरी आपके सामने रख रहा हूं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि आपके मुताबिक असल में क्या हुआ होगा। पहली थ्योरी बबीता के परिवार के दावों पर आधारित है। सिर्फ 2 महीने पुरानी दोस्ती, घर से छुपाया गया सीक्रेट ट्रिप, एजेंसी का फर्जी परमिट जिसके कारण डिजिटल रिकॉर्ड में कोई नाम ना हो, और आधी रात को गाना बजाने जैसी बचकानी बात पर बहस होना। क्या आपको वाकई लगता है कि बात सिर्फ गाने की थी, या फिर उस बंद टेंट के भीतर बबीता के साथ दोनों लड़कों ने कोई गंभीर बदसलूकी, मारपीट या कोई ऐसा अपराध किया जिसका विरोध करने पर बबीता के साथ कुछ बहुत गलत हो गया और बाद में सुबह होने तक के उन 7 घंटों के टाइम गैप में सबूतों को ठिकाने लगा दिया गया। दूसरी थ्योरी दोनों दोस्तों के बयानों और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। मान लेते हैं कि टेंट में बबीता की लड़कों से सचमुच बहुत तीखी बहस हुई। बबीता गुस्से और घबराहट में बिना टॉर्च या बिना सही तैयारी के टेंट से बाहर निकल गईं। गोई बेस कैंप के आसपास का इलाका बेहद संकरा है, जहां गहरी खाइयां और चट्टानें हैं। रात के 11 बजे वहां भयंकर कोहरा और घुप अंधेरा होता है। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि बबीता गुस्से में तेज कदमों से आगे बढ़ी? अंधेरे के कारण उनका पैर फिसला और वे किसी ऐसी गहरी खाई या उसके मलबे में समा गईं, जहां रेस्क्यू टीमों के ड्रोन और खोजी कुत्ते भी 1 महीने बाद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरी थ्योरी वन विभाग के अंदेशे पर टिकी है। दयारा बुग्याल और नतिन के ये घने जंगल जंगली भालुओं और तेंदुओं का गढ़ माने जाते हैं। पुलिस भी इसी वजह से अब भालुओं की गुफाओं की खाक छान रही है। अगर बबीता टेंट से गुस्से में सिर्फ 100-200 मीटर दूर भी गई होंगी तो पहाड़ों के सन्नाटे में भालू या तेंदुए जैसे शिकारी जानवर बहुत जल्दी इंसानी गंध पकड़ लेते हैं। क्या ऐसा हुआ होगा कि बबीता पर किसी खूंखार जानवर ने अचानक हमला किया और उन्हें घसीटकर घने जंगलों या किसी ऐसी गुफा के भीतर ले गया जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है? लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि अगर जानवर का हमला था तो घटनास्थल पर खून के निशान या बबीता के कपड़ों के टुकड़े क्यों नहीं मिले? अब बात करते हैं चौथी थ्योरी की, जिसकी चर्चा पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दबी जुबान में हो रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि बबीता पांडे अपनी मर्जी से
या तो अकेले या फिर किसी तीसरे अनजान शख्स के साथ अपने जानने वालों से दूर कहीं चली गईं। लेकिन इस थ्योरी पर बात करने से पहले हमें बबीता के जिम्मेदार स्वभाव को समझना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, बबीता अपने घर की सबसे बड़ी संतान और इकलौती बेटी हैं। उनके पिता बिस्तर पर हैं और भाइयों का भविष्य भी अभी संघर्ष में है। बबीता एक बेहद जिम्मेदार और समझदार लड़की थी, जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी करके अपने दिव्यांग पिता की लाठी बनने का सपना देख रही थी। ऐसे में एक जिम्मेदार बेटी बिना किसी बेहद बड़ी वजह के अपने परिवार को इस हाल में तड़पता हुआ छोड़कर किसी के साथ भागने या कहीं छुपने का कदम कभी नहीं उठा सकती। लेकिन तर्क का दूसरा पहलू और पुलिस की खुफिया जांच यह भी कहती है कि कभी कभी जिंदगी की हकीकत वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। अब आपके सामने बबीता पांडे केस की चारों थ्योरीज आ चुकी हैं। अब आप इस केस के सबसे बड़े जज हैं। बबीता के जिम्मेदार स्वभाव, पुलिस की जांच और इन चारों संभावनाओं को देखने के बाद आपके मुताबिक असल में उस रात बबीता पांडे के साथ क्या हुआ होगा? क्या इस मामले की जांच सीबीआई को मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि बबीता और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही खोजी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।